सो हेलो गाइस, मैं हूँ दर्शन वर्मा एंड मैं सभी का स्वागत करता हूँ डी सिविल चैनल पे। सो गाइस, ये है पार्ट 3 वीडियो एंड मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूँ एंड अपलोड कर चुका हूँ। सो जिसने भी अभी तक मेरा पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं एंड मैं पार्ट 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। सो आज का जो इम्पोर्टेंट क्लॉज एंड टेबल है वो है टेबल नंबर 8, जो कि है अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशंस। सो गाइस, ये वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो गाइस, आपको पहले मैं ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो कैसे यूज़ आते हैं, ठीक है। अब याद रखो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 और M15 के लिए जो अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होता है 3.5, 20 और 25 के लिए होता है 4 एंड फ्रॉम 30 to 50 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 5। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या और कहाँ यूज़ आते हैं। सो वही आपको याद क्या रखना है कि इफ़ मुझे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखो गाइस, अगर मेरे को M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसकी मिक्स डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सो एट दैट टारगेट मीन स्ट्रेंथ में जो फॉर्मूला होता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज़ होते हैं। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ये मैं बता देता हूँ। सो उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश सी के विच इज़ इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 एस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एफ डैश सी के क्या होता है, एफ सी के क्या होता है और एस क्या होता है। सो गाइस देखो, एस तो क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एफ डैश सी के क्या हो गया टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज और एफ सी के क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। अब हेल्प कैसे आएगा। सो गाइस देखो, स्टैंडर्ड डेविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट और कैसे हेल्प आता है समझो। फॉर एग्जांपल मैं M25 के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को आफ्टर 28 डेज इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट की, तो मैं क्या करूँगा एफ सी के क्या होगा मेरा 25 प्लस 1.65 इंटू एस। अब मेरा क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M25, तो M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। सो मैं ये फॉर्मूला में डालूंगा और मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि होगा न्यूटन पर mm²। इसका मीनिंग क्या होगा कि मतलब जो यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ आएगा मैं उसके लिए ही कंक्रीट डिज़ाइन करूँगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि आफ्टर 28 डेज मैंने M25 के लिए सोचा था बट मैंने टारगेट कितने के लिए किया बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या होगा इफ़ कोई एरर हुआ बाय मिक्सिंग एंड ऑल, तो आफ्टर 28 डेज मुझे M25 जितनी स्ट्रेंथ तो कंक्रीट की मिल जाएगी। सो अंडरस्टूड स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना रोल प्ले करता है। एंड गाइज याद रखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है वो जो IS कोडल जो है वो 10262 से ही डिज़ाइन होता है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे यूज़ होता है वो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्लॉज 9.3 जो कि होता है नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट। सो आपको गाइज इसमें क्या याद रखना है कि देखो नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट में क्या याद रखना है कि M20 तक की ऑलरेडी प्रपोर्शंस आपको दी गई होती है। सो आपको मिक्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर 20 M20 सच एज M25 M30, सो वो सब कंक्रीट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द प्रपोर्शन ऑफ वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड सेट, अंडरस्टूड। सो M20 तक की क्या प्रपोर्शंस होती है तो मैं आपको डायरेक्टली मैं बता दूंगा फर्दर, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग टेबल नंबर 9 जो कि होता है प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अब ये टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। अब देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 से लेके M20 मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि नॉमिनल मिक्स जो रहता है M20 तक रहता है, मीन्स M20 तक आपकी ऑलरेडी प्रपोर्शंस फिक्स रहती है, इसीलिए आपको मिक्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स रहेंगे, इसमें वाटर कितना पुट करना है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। सो अंडरस्टूड। सो अब आपको याद क्या रखना है, देखो इधर ऑलरेडी दिया हुआ है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट वो कितना होता है। समझो मैंने एग्जांपल ले लिया M10 का। सो M10 के लिए मेरे को टोटल ड्राई एग्रीगेट्स कितना लेना है 480, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। और उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg बैग, मतलब 1 सीमेंट की जो बैग रहेगी वो होती है 50 kg की, तो उसके लिए कितना वाटर डालना है 34,
ठीक है, अब आता है प्रपोर्शन की बारी। तो गाइज याद रखो, जनरली हम लोग 5:2 कोर्स का जो प्रपोर्शन लेते हैं वो 1:2 का रहता है, बट कोई कोई कंडीशंस में अगर आपके जो एग्रीगेट्स रहते हैं अगर वो फाइनर हो गए या कोर्सर हो गए बहुत, अगर कोर्स एग्रीगेट्स की साइज लार्जर हो गई, सो एट दैट कंडीशन हमारी जो प्रपोर्शंस रहती है वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है? तो उसमें दो क्राइटेरिया आता है, एक अपर लिमिट आता है, एक लोअर लिमिट आता है, जो कि होता है 1:1.5 एंड 1:2.5। ठीक है गाइस, तो देखो अब आपको ऑलरेडी ये लोग ने नोट्स में ही प्रोवाइड कर दिया है कि देखो नोट द प्रपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट शुड बी एडजस्टेड फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब वो कब एडजस्ट करना पड़ता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब आपका ग्रेडिंग जो फाइन एग्रीगेट का रहेगा वो ग्रेडिंग कैसे रहता है, जोन वाइज रहता है। सो जोनिंग वाइज से ग्रेडिंग क्या होता है, फाइनर जो एग्रीगेट्स रहते हैं वो ग्रेडिंग जोन्स के हिसाब से फाइनर होते जाते हैं, एंड जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट रहता है वो जोन्स के हिसाब से लार्जर्स होते जाते हैं। सो एट दैट टाइम आपकी ग्रेडिंग्स रोल प्ले में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, सो एग्जांपल दे देता हूँ। समझो मेरा जो ग्रेडिंग है जो फाइनल एग्रीगेट वो जोन 2 में लाई कर रहा है, सो उसके प्रोपोर्शंस क्या हो जाएंगे 1:1.5, 1.2 एंड 1:2.5। तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स रहते हैं 3 टाइप के हो जाते हैं, 10 mm, 20 mm एंड 40 mm। और मैंने पहले ही आपको पिछले प्रीवियस पार्ट्स में बताया कि जो नॉमिनल साइज एग्रीगेट रहते हैं वो 20 mm रहते हैं, जो कि मोस्टली नॉर्मल वर्क्स के लिए यूज होते हैं। तो गाइज देखो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स 20 mm के लिए 1.2 मीन्स जो मैंने बोला था जनरली प्रपोर्शन जो यूज़ करते हैं वो हो गया 1.2। अब आता है 10 mm के लिए। सो देखो ये फाइनर हो गया, सो इसकी वजह से आपके प्रपोर्शन चेंज हो गया जो कि होगा 1:1.5 एंड 40 mm के लिए 1:2.5। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको जो प्रपोर्शंस है जो ऑलरेडी दिए गए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो गाइज आपको याद क्या रखना है, ये प्रपोर्शंस आप डायरेक्टली याद रख लो। मोस्टली एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं कि M5 के लिए क्या प्रपोर्शन रहता है। तो याद रखो 1:5:10 होता है। ठीक है, M5 के लिए। M7.5 के लिए कितना होता है 1:4:8 होता है। ठीक है, M10 का कितना होता है 1:3:6 होता है। ठीक है, M15 के लिए कितना होता है 1:2:4 होता है। ठीक है गाइस, सो गाइस नेक्स्ट M20 के लिए कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, M20 के लिए होता है 1:1.5:3। ठीक है गाइस, सो ये आपको मैंने डायरेक्टली प्रपोर्शंस कितने होते हैं वो मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया है। सो गाइस ये याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, सो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है 10.3.3 जो कि होता है डोसेस। अब रिटार्डर्स हो गए, प्लास्टिसाइजर्स हो गए, सुपर प्लास्टिसाइजर्स हो गए, ये सब हो गया एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स के भी एक पर्टिकुलर डोसेज रहते हैं जो कि हम लोग को जब ऐड करते हैं वो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। सो याद रखो कि रिटार्डर्स के लिए कोड्स में दिए गए कि रिटार्डर के लिए 0.5% हम लोग ही मिक्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। प्लास्टिसाइजर्स के लिए भी 1 कर सकते हैं, 1% आई मीन, एंड फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स हम लोग 2 यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 2%। अंडरस्टूड। सो गाइज ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग फॉर्म वर्क की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि IS 456 में दिया गया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट्स को भी याद रहना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो रिमूविंग ऑफ द फॉर्म वर्क रहता है, स्लैब का हो गया, बीम का हो गया, कॉलम्स के हो गए, सो वो कितने डेज में या कितने टाइम में रिमूव करना रहता है फॉर्म वर्क। क्योंकि आप जब कास्ट करते हो कंक्रीट, सो एट पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको फॉर्म वर्क निकालना पड़ता है, तो वो कितना टाइम लगता है वो आपको मैं IS कोड्स में ऑलरेडी दिया गया है तो मैं बता देता हूँ। सो देखो स्ट्रिपिंग टाइम, उसका मीनिंग ही वही होता है। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म आपको याद रखना है। अब रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस देखो ये एक साइड का पिक्चर है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिया। सो देखो ये होता है वर्टिकल फॉर्म वर्क। ठीक है, और ये जो सीलिंग के नीचे जो रहते हैं ये होता है आपका सॉफिट फॉर्म वर्क। ठीक है, और फिर ये जो वर्टिकल जो लगे गए पोल जैसे, इसको बोलते हैं प्रोप्स। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में। सो गाइज अभी देखो
रिमूव कैसे करते हैं फॉर्म वर्क? तो सबसे पहला हम लोग क्या रिमूव करते हैं, वर्टिकल जो फॉर्म वर्क रहता है वो रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या रिमूव करते हैं, सॉफ्ट वाला जो फॉर्म वर्क रहता है वो रिमूव करते हैं। एंड लास्टली हम लोग रिमूव करते हैं प्रोब वाला। एंड उसके बाद आता है बीम के फॉर्म वर्क्स। तो अभी मैं स्टेप्स याद रखो, पहले हम लोग रिमूव करते हैं वर्टिकल, देन स्लैब्स के रिमूव करते हैं, एंड देन बीम के। सो अंडरस्टूड? ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। साइड्स पे आप जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है? तो याद रखो। सो अब इसके पर्टिकुलर टाइम्स कैसे दिए गए हैं, तो मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कि देखो, टाइप ऑफ फॉर्म वर्क मैंने आपको बोला था, वर्टिकल फॉर्म वर्क ऑफ कॉलम, वॉल एंड बीम। सो उसके लिए मिनिमम टाइम कितना रहता है, 16 to 24 आवर्स की। इतने टाइम में आपको फॉर्म वर्क रिमूव करना है आफ्टर दिस टाइम। सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब, ठीक है, वो कितने दिन में रिमूव करना है, 3 डेज में। सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू बीम 7 डेज में। अब प्रोब्स टू स्लैब और प्रोब टू बीम एंड आर्च, इसमें ना 2 कंडीशन आ जाता है गाइस। देखो, पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो प्रोब रहेगा स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, सो कितने दिन में रिमूव करना है, 7 डेज में। अगर वो 4.5 से मैक्स है, मतलब ओवर 4.5 है, तो 14 डेज। एंड सेम एज बीम्स में, अगर वो स्पैनिंग अप टू 6 मीटर है तो 14 डेज में, अगर स्पैनिंग ओवर 6 मीटर है तो 21 डेज। सो आपको ये याद कैसे रखना है, मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको क्या याद रखना है, आप इतना याद रख लो कि 2 टाइप में होता है, एक तो होता है स्लैब, एक होता है बीम, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था आपको, पहले तो सॉफिट का निकलता है, फिर प्रोप का निकलता है। वर्टिकल तो आपको सबसे पहले याद रखना ही है, ठीक है? अब स्लैब और बीम का कैसे याद रखना है, तो देखो, सॉफिट का कितने दिन में, 3 डेज में। फिर स्पैनिंग ओवर 4.5 7 डेज में, एंड स्पैनिंग ओवर 4.5 14 डेज में। तो 3 7 14 फॉर स्लैब, एंड फॉर बीम सॉफिट 7 14 21। तो कैसे याद रखोगे कि स्लैब का हो गया 3 7 14 एंड बीम का हो गया 7 14 21। अंडरस्टूड? सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखना है। ये इंटरव्यू राउंड्स में भी बहुत टाइम पूछे जाते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो समझो बीम का जो प्रोब है वो स्पैनिंग अगर 4.5 मीटर है तो आपको कितने डेज में निकालना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि स्लैब का जो 4.5 है तो 7 डेज में आपको निकालना है, ऐसे, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे कि असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट। अब याद, ये भी आपको बहुत याद रखना है ये वाला कि रेनफोर्समेंट शैल बी बेंड एंड फिक्स अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन IS 2502। अंडरस्टूड? ये याद रखना है कि जो रेनफोर्समेंट हम लोग बैंड करते हैं वो IS 2502 के कोड के हिसाब से बैंड करते हैं। एंड HYSD जो बार्स रहते हैं हम लोग उसे रीबैंड नहीं कर सकते, ये गाइस आपको बहुत याद रखना है। और हम लोग रीयूज भी नहीं कर सकते उसको। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? और बैंड जो होता है रेनफोर्समेंट वो कौन से IS कोड के अकॉर्डेंस होता है, जो कि होता है IS 2502, ठीक है? तो गाइस ये याद रखो। और हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल जो रहता है वो सारे बीम्स के बना सकते हैं। मीन्स बीम्स मतलब बीम कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, उसके अंदर जितने भी रेनफोर्समेंट रहते हैं, रेनफोर्सिंग वर्क रहता है स्टील के, हम सारे बार बेंडिंग्स बना सकते हैं फॉर ईच स्टील, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है 12.3.1 जो कि कहता है टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग रेनफोर्समेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो गाइस, टॉलरेंस अगर हम लोग ने नहीं क्राइटेरिया में लिया, सो समझो अगर हम लोग रेनफोर्समेंट एक प्रॉपर पर्टिकुलर लोकेशन या स्पेसिफाइड डेप्थ के लोकेशन पे जहाँ प्रोवाइड करना, अगर वो नहीं किए तो हमारी जो स्ट्रक्चर रहेगा या जो बीम रहेगा या कॉलम रहेगा उसकी स्ट्रेंथ जो रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो उसमें आपको याद क्या रखना है, तो देखो गाइस, इसमें याद क्या रखना है आपको कि अगर 2 टाइप में क्लासीफाई, जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ रहेगी, इफेक्टिव डेप्थ अगर 200 mm है और लेस देन है तो आपको इतनी आपको टॉलरेंस यूज करनी, मीन्स आप इतना टॉलरेंस यूज कर सकते हो जो कि होता है ±10 mm। एंड फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200, ठीक है? सो उसके लिए हम लोग इतनी यूज कर सकते हैं विच इज ±15। सो याद रखो गाइस, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्राइटेरिया। सो IS 456 में आपको डायरेक्टली दे दिया है, तो IS 456 बहुत कुछ चीज़ें आपकी इजी बना देता है, ठीक है? सो गाइस, ये सब पॉइंट्स याद रखे, कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज राउंड में भी बहुत पूछे जाते हैं। सो गाइस, सो इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है गाइस, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड इसका जो पार्ट 4 वीडियो मैं सून अपलोड कर दूंगा। सो गाइस सब्सक्राइब करने ना भूलिए। ओके गाइस, चलो देन, थैंक यू।